वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वियतनाम के वजीर आजम फाम मिन चिन्ह के साथ द्विपक्षीय वार्ता। कई मुफाहिमत नामों का हुआ तबादला। पीएम मोदी ने कहा, पिछली दहाई में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हुए हैं मजबूत। लोकसभा में रेलवे के मुतालबात पर बहस के जवाब में वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा, वजीर आजम की क़यादत में रेलवे तेजी से कर रही है तरक्की। लोको पायलट रेलवे खानदान के अहम रुकन, कवानीन में तरमीम करके उन्हें फराहम की जा रही हैं जदीद सहूलियात। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में हिंदू फरीक की बड़ी जीत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम फरीक के एतराजात को किया मुस्तरद। कहा, हिंदू फरीक के तमाम मुकदमे हैं काबिल समाअत। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच का बड़ा फैसला। SC/ST रिजर्वेशन के तहत झेली ज़मरे बना सकती है रियासती हुकूमत। मुंतखब जातों के लिए मजीद रिजर्वेशन की राह हमवार। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने से जबरदस्त तबाही। हिमाचल में बादल फटने से 36 अफराद लापता। उत्तराखंड के बिशनपुर में हाईवे पर भारी मिट्टी के तोदे गिरने से सड़क ब्लॉक। भारतीय निशानेबाजी टीम ने पेरिस ओलंपिक में रकम की तारीख, आज तक की बेहतरीन कारकर्दगी। और आइए अब खबरों को देखते हैं। वियतनाम के वजीर आजम फाम मिन चिन्ह ने नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने अहम दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस पहुंचने पर अपने वियतनाम के हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। बातचीत के दौरान भारत वियतनाम जामा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। वियतनाम के वजीर आजम भारत के 3 दिन के दौरे पर हैं। भारत और वियतनाम के ताल्लुकात को और मजबूत बनाने के लिए इस दौरे को बेहद अहम समझा जा रहा है। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम सतून है और हिंद बहरे अलकाहिल खित्ते में एक अहम शिराकतदार है। वियतनाम के वजीर आजम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में रस्मी तौर पर खैर मकदम हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मेहमान वजीर आजम ने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया। वियतनाम के वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वियतनाम के वजीर आजम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दिल्ली में दोनों रहनुमाओं की ये मुलाकात हुई। मुलाकात में अहम दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके वियतनामी हम मनसब की मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कई मुफाहिमत नामों पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने वियतनाम की टेली कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में कायम आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह भी किया। दोनों ममालिक के दरमियान जामा स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए एक्शन प्लान का भी तबादला किया गया। दीगर शोबों में
जिनमें दोनों ममालिक के ताआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। उनमें ज़राअत, रिवायती अदवियात और कानून और इंसाफ शामिल हैं। इस हवाले से दस्तावेज़ों का भी तबादला हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के हवाले से मुफाहमतनामों का तबादला भी हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान वियतनाम की आलमी सकाफती वर्सा साइट माइसन का एहया और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी एक मुआहदे तय पाया। दोनों ममालिक के दरमियान क्रेडिट लाइन मुआहदे से मुताल्लिक मुफाहमतनामा भी तबादला हुआ। एक मुश्तरका बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के वजीर आजम फाम मिन चिन ने दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली दहाई में ताल्लुकात के तोल और अर्ज में वस्त और गहरा हुआ है। वजीर आजम ने वियतनाम को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद पैसिफिक विजन में एक अहम शिराकतदार के तौर पर बयान किया। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में वियतनाम हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इंडो पैसिफिक के बारे में हम दोनों के विचारों में अच्छा सामंजस्य है। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का समर्थन करते हैं। हम फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए अपने सहयोग को जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 और वियतनाम के विजन 2045 की वजह से दोनों मुल्कों में तरक्की को रफ्तार मिली है। इससे बाहमी ताआवुन के कई नए शोबे भी खुल रहे हैं। अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अधिक मजबूत देने के लिए आज हमने एक नया प्लान ऑफ एक्शन अपनाया है। डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए नए कदम उठाए हैं। नया चांग में बने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का आज उद्घाटन किया गया। $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर बनी सहमति से वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी सशक्त होगी। हमने यह भी तय किया है कि आतंकवाद और साइबर सुरक्षा इस विषयों पर सहयोग को बल दिया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात और मजबूत होंगे। हमने निर्णय लिया है कि ग्रीन इकोनॉमी और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऊर्जा और पोर्ट डेवलपमेंट में एक दूसरे की क्षमताओं को पारस्परिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों देशों के प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने दोनों ममालिक के मुश्तरका सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। वजीर आजम ने इस सम्त में भारत की तरफ से ताआवुन का ऐलान किया। हमारी साझा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भारत वर्ल्ड हेरिटेज साइट मी सोन के ब्लॉक ऐप के मंदिरों के संरक्षण में सहयोग देगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुद्धिज्म हमारी साझा विरासत है, जिसने दोनों देशों के लोगों को आध्यात्मिक स्तर पर
एक दूसरे से जोड़ा है। हम भारत में बुद्धिस्ट सर्किट में वियतनाम के लोगों को आमंत्रित करते हैं और चाहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का लाभ वियतनाम के युवा भी उठाएं। वियतनाम के वजीर आजम फाम मिन्ह के दौरे भारत के दौरान रेडियो और टेलीविजन की नशरियात में एक दूसरे के साथ ताआवुन समेत कई अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इसके लिए पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती और द वॉइस ऑफ वियतनाम के दरमियान मुफाहमतनामे पर तबादला हुआ, जिसमें सखाफत, तालीम, साइंस, तफरीह, खेल, तारीख, सयाहत, खबर और बाहमी दिलचस्पी के शोबों से मुताल्लिक अमूर शामिल हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे को अपने अपने ममालिक में होने वाले अहम सकाफती, इक़्तिसादी, सियासी और समाजी तक़रीबात, त्योहारों और मुकाबलों के बारे में आगाह करेंगे और बाहमी शराकत दारी की हौसला अफजाई करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान नशरियात के शोबे में ये मुआहदे आने वाले वक्त में राब्ते का एक अहम दरवाज़ा खोलेंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के सिलसिले में फरीकों की तरफ से दायर की गई अर्जी को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। हिंदू फरीक की अर्जी में शाही ईदगाह मस्जिद की हिंदुओं की को बताया गया है और वहां पर पूजा करने का इख्तियार दिए जाने का मुतालबा किया गया था। वहीं मुस्लिम फरीक ने साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू फरीक की 18 दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के लिए दलीलें पेश की थीं। हिंदू फरीक के वकील ने बताया है कि अगर मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो कैविएट दायर करेंगे। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, 5 कानून उन्होंने बताए थे। उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन के मांग करेंगे। और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे। और लोकसभा में रेलवे की वजारत के मुतालबात पर बहस का जवाब देते हुए रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे में कई इस्लाहात की जा रही हैं जो आने वाले वक्त में मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेंगी। इस वक्त रेलवे के 2/3 डिब्बे नॉन एसी हैं जबकि 1/3 एसी कोचेस हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे 2500 जनरल कोचेस बनाने जा रहा है। अब हर ट्रेन में कम से कम 4 बोगियां जनरल होंगी। जो जनरल कोच के लिए जो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यात्रा के लिए जो डिमांड बढ़ रही है ओवरऑल, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अभी अगले कुछ ही महीनों में करीब 2500 एक्स्ट्रा जनरल कोचेस के प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया गया है। और जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है जिसमें हर मेल एक्सप्रेस में मिनिमम 4 जनरल कोच रहेंगे, वो कॉम्पोजिशन बहुत जल्दी सारी की सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स में हो जाएगा। इस दौरान रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुसाफिरों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मजीद 50 नई अमृत भारत ट्रेन बनाने का फैसला किया गया है। 2 अमृत भारत ट्रेन इनॉग्रेशन हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से। अयोध्या जी धाम पर हम लोग प्रेजेंट थे सबके सब। अयोध्या जी धाम से ये दोनों ट्रेन्स चली। पहली ट्रेन चली मालदा से बेंगलुरु के लिए
और दूसरी ट्रेन चली दरभंगा से दिल्ली के लिए। इन दोनों ट्रेन में जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर तरह से पिछली जितने भी सरकारों का आप हिसाब देख लें उन सब से कई गुने बेटर है। और दोनों की दोनों ट्रेन इतनी पॉपुलर है कि करीब करीब 5-6 महीने की टेस्टिंग के बाद में आज मैं हर्ष के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 और अमृत ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग का निर्णय लिया है। रियासती हुकूमतें रिजर्वेशन की खातिर एससी और एसटी में सब कैटेगरी बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की आईनी बेंच ने आज अक्सरियत से ये फैसला सुनाया। आईनी बेंच ने कोटे के अंदर कोटा देने वाले मामले में फैसला दिया है। एससी एसटी में सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। अक्सरियती फैसले में ये कहा गया है कि रियासती सरकार दर्जा फहरिस्त ज़ातों और दर्जा फहरिस्त कबाइल में ऐसी सब कैटेगरीज बना सकती है जिन कैटेगरी को ज़्यादा रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। ऐसा करते हुए 7 जजों की बेंच ने 2004 के ईवी मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। अपने 2004 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दर्जा फहरिस्त ज़ात और दर्जा फहरिस्त कबाइल में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है। और केरल के वायनाड में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। हादसे में हलाकतों की तादाद लगातार बढ़ रही है। वायनाड में इस खौफनाक कुदरती सानहा में अब तक 188 लोगों की मौत हो चुकी है। रात को होने वाली बारिश के चलते इमदादी काम तेजी से नहीं हो सका, लेकिन सुबह होते ही इमदादी कामों में तेजी आ गई है। सुबह से बारिश रुक गई है, जिसकी वजह से तमाम रेस्क्यू टीमें तेजी से इमदाद के कामों में मसरूफ हैं। तो वायनाड लैंडस्लाइड हादसे पर एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम जाए हादसा पर बचाव के काम में लगी हुई है। वजीर दाखिला अमित शाह भी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। हमारी टीम के जो भी सदस्य हैं वो काफ़ी वहाँ पे मेहनत और काफ़ी मुश्किलों में अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे कमांडिंग ऑफिसर भी वहीं पे हैं, आईजी साहब भी वहीं हैं और इसको पूरे एफर्ट को माननीय गृह मंत्री जी काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं। और अभी उन्होंने खुद जो फ्लड के लेके एक काफ़ी वृहद मीटिंग की थी जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे, उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल निर्देश दिए थे और उसी के क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ अभी कल भारत सरकार के एमओएस श्री जॉर्ज कुरियन साहब भी वहाँ गए हैं, वो अभी भी आज वहाँ उपलब्ध हैं। पूरे जो वहाँ पे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको देख रहे हैं और उसके संबंध में आवश्यक निर्देश हमको और जो और सरकारी एजेंसीज हैं उनको वो दे रहे हैं। और मुल्क की कई रियासतों में मानसून की शदीद बारिश की वजह से बेहाल है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों के लिए पेशगोई जारी की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क की अलग अलग रियासतों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला 8 अगस्त के बाद कम होना शुरू हो जाएगा। हमारे नुमाइंदा भावना नैयर ने आईएमडी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर के साथ खास बातचीत की है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कहीं बारिश आफत तो कहीं बारिश राहत बन के बरसी है। हमारे साथ आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा मौजूद हैं। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में किन किन राज्यों में मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है? आज की जो स्थिति है इसके हिसाब से जो मानसून ट्रफ है वेस्टर्न एंड पे धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जब नॉर्थवर्ड शिफ्ट होते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिन के जारी रहेगा। एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट्स और पंजाब, नॉर्दर्न हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस इलाके में जो मानसून ट्रफ जाकर पहुंच जाएगा, इस इलाके में रेनफॉल बढ़ेगा। ऑलरेडी पास्ट 24 आवर्स में इलाके में बारिश हुआ है और ये से इंक्रीज रेनफॉल एक्टिविटी फॉर नेक्स्ट 3 डेज कंटिन्यू करेगा। गुजरात के कच्छ की बात की जाए, सौराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ कैसा मौसम रहने वाला है? साथ ही अगर दक्षिण भारत की बात की जाए, नेक्स्ट 3 to 5 डेज के लिए गुजरात और एडजन एरिया की बात करें, वहाँ भी हम अच्छा बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो नॉर्मल रेनफॉल होगा, कुछ इलाके में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर वार्निंग भी हम जारी किए हैं फॉर नेक्स्ट 3 डेज। और
आप पेनिनसुला की बात करें तो साउथ ईस्ट पेनिनसुला एरिया में अब देखिए कोई वार्निंग हमारा नहीं है, क्योंकि वहाँ एक्टिविटी रिड्यूस होगा। बात करें अगस्त महीने की, तो कब तक मानसून सक्रिय रहेगा? आज जो हम पूर्वानुमान जारी किए हैं इसके हिसाब से अगस्त महीना के नॉर्मल मानसून कंडीशन होने का संभावना है, और वीक बाई वीक देखें तो फर्स्ट वीक में एवो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है फॉर कंट्री एज ए होल, और स्पेशली वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा बारिश होगा। और सेकेंड वीक में रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी सी कम होगा, और स्पेशली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 तारीख के बाद रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी सी कम होगा। कल जब दिल्ली में बारिश हुई तो बोला कि 110 मिलीमीटर की बारिश, यानी कि ऑरेंज अलर्ट के बाद रेड अलर्ट घोषित कर देना, तो इसको बादल फटने की एक्टिविटी कहा जाता है। इसके अलावा हिमाचल में भी बादल फटने की एक्टिविटी कहा जाता है। क्या सच में ये बादल फटने का गतिविधि है? कल जो बारिश रिकॉर्ड किया गया दिल्ली में, इसमें 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर पर आवर रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। इसको हम एक्सट्रीमली इंटेंस रेनफॉल स्पेल बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट नहीं। धन्यवाद सर। कैमरामैन भीम के साथ भावना नैयर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में कल रात बादल फटने से जबरदस्त तबाही देखने को मिली। वाक़ये के बाद 32 अफराद लापता हैं। बादल फटने से शिमला और कुल्लू जिलों में पहाड़ियों में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई मकानात और गाड़ियों के जद में आने की भी खबर है। कई प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले अफराद इमारत समेत बह गए हैं। इन अफराद की तलाश जारी है। और उत्तरकाशी में गंगोत्री और कौमी शाहराह 12 घंटे से ज्यादा वक्त से बिशनपुर के करीब लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। जेसीबी मशीनें उससे मलबा हटाने का काम कर रही हैं। शाहराह बंद होने से सैकड़ों कांवड़ और डाक कांवड़ सड़क के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब गंगोत्री से पानी लाने गए कांवड़िए वापस आ रहे थे। खुशकिस्मती से लैंडस्लाइड के दौरान ये बाल बाल बच गए। हम गंगोत्री से जल लेके आ रहे थे, हमारे आगे डंपर चल रहा था। जैसे ही वो डंपर ने क्रॉस करा, उसके पीछे हमारे एक कावड़ियों के वो था टेम्पू। जैसे ही क्रॉस करा वैसे ही ये सारा पार्ट सड़क गया। टेम्पू वालों ने खड़ी ब्रेक लगाई, हम भी उसके पीछे थे। उसके बाद हम जो पीछे बैक में गए, किसी को आने नहीं दिया। हम यहीं रुके थे, 1 घंटा रुक के 112 पे कॉल करके उसके बाद वापसी गए। अभी खुल जाएगा जी, रात का तो रात तो खराब हो ही गई, बाकी 1 घंटे में खुल ही जाएगा, लगे हवा प्रशासन। और 1 अगस्त 2024 को तहरीके अदम ताउन के 104 साल पूरे हो रहे हैं। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 2020 को बरतानवी हुकूमत के मजालिम के खिलाफ अदम ताउन की तहरीक शुरू की थी। आइए इस तहरीक अदम ताउन के बारे में जानते हैं, जिसे अंग्रेजों के खिलाफ गांधीयाई तहरीक का आगाज समझा जाता है। अगस्त का महीना भारत की तारीख में कई लिहाज से अहम है। भारत 1947 में इस महीने की 15 तारीख को आजाद हुआ, लेकिन यकुम अगस्त 1920 को यानी कि आज से 104 साल कब्ल इस जद्दोजहद आजादी में अहम किरदार अदा करने वाली तहरीके अदम ताउन का आगाज भी हुआ। इस दिन बाबाए कौम महात्मा गांधी ने बरतानवी राज के मजालिम के खिलाफ अदम ताउन की तहरीक शुरू की थी। इस तहरीक की तजवीज़ 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कोलकाता इजलास में मंजूर की गई, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपनी रस्मी तहरीक के तौर पर कबूल कर लिया। तहरीक का बुनियादी मकसद भारतीय अवाम को बरतानवी राज के खिलाफ मुत्तहिद करना था। इस तहरीक से कौम परस्ताना जज्बात मुल्क के कोने कोने तक पहुँच गए। इसमें मुल्क के हर तबके के लोगों ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। तलबा ने बरतानवी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकला ने अदालत जाने से इनकार कर दिया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे बहुत से लोग अपना कानून का पेशा छोड़कर इस तहरीक में शामिल हो गए। मजदूर तबके ने कई कस्बों और शहरों में हड़ताल की। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख मजदूर शामिल थे और 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ।
लोगों ने खुलेआम गैर मुल्की कपड़ों को जला दिया, जिसकी वजह से 1920 और 1922 के दरमियान गैर मुल्की कपड़ों की दरामद में जबरदस्त कमी वाक़ई हुई। सच्चाई और अदम तशद्दुद के अलमबरदार महात्मा गांधी ने इस तहरीक से दस्तबरदारी का ऐलान उस वक्त किया कि जब 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चूरा में भीड़ और थाने के पुलिस एहलकारों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। गुस्से में अवाम ने थाने को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 22 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। तहरीक में बढ़ते हुए तशद्दुद से नाखुश महात्मा गांधी ने तहरीक से दस्तबरदारी का ऐलान किया। 1857 की जद्दोजहद आज़ादी के बाद ये पहला मौका था कि किसी तहरीक ने बरतानवी हुकूमत की बुनियादें हिला कर रख दी थीं। अदमे ताउन की तहरीक ने भारतीय अवाम को बेदार करने और भारत की आज़ादी की जद्दोजहद को मजबूत करने के लिए काम करने के साथ ही भारत को आज़ादी हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और खबर खेल की। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के छठे दिन अपना तीसरा तमगा जीता। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने मर्दों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांसे का तमगा जीतकर तारीख बना दी। खास बात यह है कि पहली बार किसी भारतीय निशानेबाज ने ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इवेंट का तमगा जीता है। स्वप्निल ने कुल पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा जीतने में वो कामयाब रहे। मौजूदा ओलंपिक गेम्स में भारत का ये तीसरा तमगा है। इससे पहले भारत के पिछले 2 तमगे भी निशानेबाजी में ही आए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।